नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में एसटीएल ग्लोबल लिमिटेड इस कंपनी का जो शेयर है उसके बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने वाले हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि ये कंपनी का जो शेयर है वो फंडामेंटली स्ट्रांग है या फिर नहीं। और उसके साथ ही में ये कंपनी हमें आने वाले दिनों में एक अच्छे रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगी या फिर नहीं। और उसके लिए कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी, जैसे कि कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी नेट प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं, साथ ही में कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, उसके साथ ही में कंपनी के जो कैश फ्लोज है वो किस तरह के है, और उसके साथ ही में कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास इस कंपनी की एक अच्छी हिस्सेदारी है या फिर नहीं। तो इन जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी, और उसके बाद हम एनालिसिस कर सकते हैं कि कंपनी के परफॉर्मेंस आने वाले दिनों में किस तरह के रहेंगे और हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं। तो कंपनी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स में से सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो एसटीएल ग्लोबल लिमिटेड इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी टेक्सटाइल और रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई है, लेकिन कंपनी का अगर हम मेन बिजनेस देखेंगे तो टेक्सटाइल प्रोसेसिंग का है, जो कि फ्यूचर में एक अच्छी ग्रोथ कर सकता है। लेकिन तो इसके लिए सिर्फ कंपनी का बिजनेस फ्यूचरिस्टिक होने से नहीं चलेगा, कंपनी को अपने परफॉर्मेंस में भी एक अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी। तो कंपनी का जो बिजनेस है उसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन अभी देख ली। इसके बाद कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसमें से सबसे पहले हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कंपनी का सेल्स देखेंगे। तो मार्च 11 में कंपनी का सेल्स 163 करोड़ का था। इसके बाद 109, 70 करोड़, 72 करोड़, 79 करोड़, 69 करोड़, 82 करोड़। इसके बाद मार्च 18 में ये सेल्स बढ़कर 104, इसके बाद बढ़कर 148। इसके बाद 20 और 21 में फिर कंपनी का जो सेल्स है वो 100 के नीचे गया, और उसके बाद मार्च 22 में कंपनी ने फिर से सेल्स 100 के ऊपर किया, और साथ ही में ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी कंपनी का सेल्स है वो 100 करोड़ के ऊपर रहा है। तो मार्च 11 से लेकर मार्च 22 तक इन सभी सालों में देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो बहुत ही ऊपर नीचे हो रहा है, जो कि अभी हमें अनस्टेबल देखने को मिला है। तो कंपनी का जो सेल्स है वो किसी साल ज़रूर बढ़ते हुए देखने को मिला है, लेकिन जो कंपनी का सेल्स अनस्टेबल है उसको कंपनी को यहाँ पर स्टेबल करना पड़ेगा, और तभी कंपनी के परफॉर्मेंस में हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो फिलहाल कंपनी का जो सेल्स है वो अनस्टेबल है, इसकी वजह से कंपनी के बाकी के पॉइंट्स है वो भी अनस्टेबल देखने को मिल सकते हैं। तो कंपनी का जो सेल्स है उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी ने अपना जो सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा किया है, जिसकी वजह से अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम अगर हम मार्च 14 के बाद देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने प्लस में जनरेट किया है, जो कि एक अच्छा पॉइंट है। लेकिन कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़रूर यहाँ पर कंपनी ने मैक्सिमम टाइम प्लस में जनरेट किया है, लेकिन अगर हम कंपनी का मार्च 14 के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ये हमें 1 करोड़, इसके बाद 0, इसके बाद 6, फिर से बढ़कर 19, इसके बाद बढ़कर 44, इसके बाद 3 करोड़, और मार्च 22 में 4, और उसके साथ ही में ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4 करोड़ का है। तो पिछले अगर हम 4 साल में देखेंगे से लेकर अभी तक 3 से लेकर 4 करोड़ का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। इससे पहले 3 साल अगर भी हमें देखेंगे तो कंपनी का और ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिला है। एक अच्छी ग्रोथ की कंपनी की परफॉर्मेंस मार्च 14 से लेकर मार्च 16 तक देखेंगे तो कंपनी नीचे होते हुए देखने को मिल सकता है 1 करोड़। इसी वजह से कंपनी को अपना जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी कंपनी को स्टेबल करना पड़ेगा, और यहाँ से उसकी जो ग्रोथ है वो भी बढ़ानी पड़ेगी, तभी कंपनी के बाकी के पॉइंट्स है उसमें हमें ऊपर गया अच्छी ग्रोथ करते हुए इसके बाद फिर से नीचे हमें। इसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो ये भी मार्च 14 में 2% था, इसके बाद ऊपर जाते हुए देखने को मिला। इसके बाद फिर से हमें इसमें डाउनफॉल देखने को मिला, और पिछले 4 साल में ये 3 से लेकर 5% के आसपास से हमें देखने को मिला है। तो कंपनी को अपने जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी बढ़ानी पड़ेगी, और तभी हमें कंपनी के परफॉर्मेंस में यहाँ से एक अच्छी और स्टेबल ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेगी। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो मार्च 11 में कंपनी का नेट प्रॉफिट -52, इसके बाद -29, -39, -29, -30, इसके बाद -5 करोड़। इसके बाद आखिरकार हमें मार्च 17 में कंपनी 17 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिली। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 31 करोड़, 43 करोड़, 25 करोड़, 37 करोड़। इसके बाद मार्च 22 में ये 4 करोड़, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का नेट प्रॉफिट 3 करोड़ का है। तो पिछले अगर हम 2 साल में मतलब मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है
उसमें डाउनफॉल देखने को मिला है। और उसके साथ ही में अगर हम ओवरऑल कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो पहले 3-4 साल कंपनी लॉस मेकिंग थी, उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट हमें फिर से बढ़ते हुए देखने को मिला, और अभी हमें पिछले 2 साल में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो फिर से गिरते हुए देखने को मिला है। तो मार्च 22 से पहले अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला है जिस तरह कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें ग्रोथ देखने को मिली है। तो उसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो कंपनी ने मार्च 22 से पहले जो अदर इनकम है उसमें यहाँ पर अदर इनकम अच्छा जनरेट किया था, और वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड होने की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो मार्च 20 और 21 में हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है। और इसी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट में एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पर हमें इन 2 सालों में देखने को मिली। लेकिन कंपनी के अदर इनकम के बारे में देखेंगे तो ये बहुत ही ऊपर नीचे और अनस्टेबल होते हुए देखने को मिलता है, जो कि हमें मार्च 21 में 36 करोड़ का देखने को मिला था। इसके बाद हमें गिर कर मार्च 22 में फिर से 1 करोड़ का और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 0 देखने को मिला है। तो ऐसे में अदर इनकम से कोई भी कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट करती है तो वो अनस्टेबल होता है और वो बहुत ही ऊपर नीचे होता है, जैसे कि अभी हमें यहाँ पर मार्च 21 और मार्च 22 में देखने को मिला है। तो कंपनी को अपने नेट प्रॉफिट में एक अच्छी ग्रोथ करनी है तो उसके लिए सबसे पहले कंपनी को अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक स्टेबल और अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी, और उसके बाद ही हमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो अच्छे से बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। और वही अगर हम इसके साथ ही में कंपनी का ईपीएस भी देखेंगे तो पहले ये माइनस में था, इसके बाद फिर से प्लस में आया, और अभी मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में इसमें भी हमें डाउनफॉल देखने को मिला जिस तरह कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें देखने को मिला था। तो कंपनी का अपना जो ईपीएस है वो स्टेबल करने के लिए कंपनी को अपने जो बाकी के पॉइंट्स है उसमें भी अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी, और तभी हमें कंपनी का ईपीएस है वो यहाँ पर स्टेबल और अच्छे से ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी हमने कंपनी के रिलेटेड जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में फुल इन्फॉर्मेशन देखी, उसमें कंपनी का जो सेल्स है उसके परफॉर्मेंस है वो अनस्टेबल हुए हैं, जिसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी हमें अनस्टेबल देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की जो ग्रोथ है वो भी कम होते हुए देखने को मिली और अनस्टेबल देखने को मिली है। और उसके साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट और उसके साथ ही में कंपनी का अगर हम ईपीएस भी देखेंगे, इनके परफॉर्मेंस भी हमें इनके वजह से यहाँ पर अनस्टेबल होते हुए देखने को मिले। तो ओवरऑल कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो प्रॉफिटेबल ज़रूर है लेकिन अनस्टेबल है, इसकी वजह से अभी हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम कंपनी के जो रिज़र्व है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो कंपनी के अगर हम रिज़र्व देखेंगे तो ये मैक्सिमम टाइम लॉस में थे, लेकिन अगर हम पिछले 4-5 साल से देखेंगे तो कंपनी अपना जो रिज़र्व है वो इम्प्रूव करते हुए देखने को मिली, और मार्च 22 में कंपनी का जो रिज़र्व है वो आखिरकार प्लस में आते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का जो रिज़र्व है वो कंपनी ने मार्च 22 में प्लस में लाया है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन अभी जो कंपनी का रिजर्व प्लस में आया है वो कंपनी को ऐसे ही प्लस में कंटिन्यूस रखना पड़ेगा, तभी कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ फ्यूचर में होगी। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का बोरिंग्स देखेंगे तो मार्च 14 में कंपनी के ऊपर 160 करोड़ का बोरिंग्स था, जो कि अभी मार्च 22 में 33 करोड़ का है। तो ऐसे में कंपनी अपने ऊपर का जो बोरिंग्स है वो कंटिन्यूस कम कर रही है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन कंपनी का जो मार्च 22 में रिजर्व है उसके कंपेरेटिवली अगर हम मार्च 22 में कंपनी का बोरिंग्स देखेंगे तो रिजर्व के कंपैरेटिवली 16 टाइम्स कंपनी के ऊपर अभी भी बोरिंग्स है, जिसकी वजह से अभी भी कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो स्ट्रांग नहीं हो पाई है। तो ज़रूर कंपनी ने अपना जो रिज़र्व है उसमें एक अच्छी इंप्रूवमेंट की और कंपनी का बोरिंग्स कम किया है, लेकिन कंपनी को अपना जो रिज़र्व है वो यहाँ पर बोरिंग्स के कंपेरेटिवली बढ़ाना पड़ेगा, और तभी कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हमें फ्यूचर में स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलेगी, और तभी कंपनी के परफॉर्मेंस में हमें यहाँ से और अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो फिलहाल कंपनी बोरिंग्स में भी अपने जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूवमेंट करते हुए देखने को मिली है, ना कि कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग करते हुए देखने को मिली है। इसके बाद कैश फ्लोज के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो अभी मार्च 22 में कंपनी का नेट कैश फ्लो -1, मार्च 21 में +1, मार्च 20 में -1, मार्च 19 में फिर से +1, मार्च 18 में -0, और इससे पहले 2 साल कंपनी का नेट कैश फ्लो माइनस में था। तो कंपनी का अगर हम नेट कैश फ्लो देखेंगे तो पिछले 4-5 साल से ये एक साल हमें प्लस में देखने को मिलता है और उसके अगले साल फिर से माइनस में देखने को मिलता है। तो ऐसे में कंपनी का जो नेट कैश फ्लो के परफॉर्मेंस है वो भी अनस्टेबल है, तो इसको कंपनी को स्टेबल करना पड़ेगा ताकि कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ यहाँ से हो। इसके बाद कंपनी के डेप्टर डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो कंपनी का अगर हम डेप्टर डेज मैक्सिमम यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ही नीचे ऊपर यह हो रहा है। तो कंपनी को अपना जो डेप्टर डेज है वो मार्च 22 में कंपनी ने जिस तरह मार्च 21 के कंपेरेटिवली और 20 के कंपेरेटिवली कम किया है, वैसे कंपनी को कंटिन्यूस करके ये 100 के नीचे लाना पड़ेगा ताकि कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो। तो फिलहाल कंपनी के जो डेप्टर डेज है वो अभी भी अनस्टेबल है, वो कंपनी को स्टेबल करने पड़ेंगे। इसके बाद कंपनी का अगर हम इन्वेंट्रीज देखेंगे
तो कंपनी का जो इन्वेंटरीज है वो मार्च 19 से लेकर मार्च 22 तक ये 100 के नीचे कंटिन्यूस है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और इसी तरह का जो इन्वेंटरीज है वो कंपनी को आने वाले साल में यहाँ पर दिखाना पड़ेगा ताकि कंपनी की कंटिन्यूस अच्छी ग्रोथ हो। इसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सितंबर 22 में प्रमोटर के पास 65.76% की हिस्सेदारी है, जो कि एक मेजॉरिटी हिस्सा हमें कंपनी के प्रमोटर के पास देखने को मिला है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। डीएस के पास इस कंपनी के 0.18% के शेयर है और उसके साथ ही में पब्लिक के पास 34.0% के शेयर है। तो प्रमोटर के पास हमें इस कंपनी का एक मेजॉरिटी हिस्सा यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में देखेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें कंपनी के परफॉर्मेंस है वो अभी भी बहुत ही अनस्टेबल है। वो कंपनी को सबसे पहले स्टेबल करने पड़ेंगे। इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर 16 टाइम्स ज़्यादा बोरोइंग है, जिसकी वजह से अभी भी कंपनी की बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग नहीं हो पा रही है कि जिसकी वजह से हम बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में करें। साथ ही में कंपनी के नेट कैश फ्लो अभी अनस्टेबल है और इसके साथ ही में कंपनी के डेप्टर डेज है वो भी अभी 100 के ऊपर है, वो कंपनी को 100 के नीचे लाने पड़ेंगे। तो इन सभी में कंपनी हमें अनस्टेबल परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली है। और कंपनी के अगर हम इन्वेंट्रीज़ के बारे में देखेंगे तो कंपनी ने इन्वेंट्रीज है वो 100 के नीचे यहाँ पर कम के, और साथ ही में कंपनी के प्रमोटर के पास इस कंपनी की 60% के ऊपर हिस्सा है। तो ये दो पॉजिटिव पॉइंट कंपनी ने देखने को मिला है। लेकिन अगर हम कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में देखेंगे तो कंपनी के जो पॉजिटिव साइन है उससे ज़्यादा हमें निगेटिव साइन देखने को मिले। तो इसी वजह से अभी हम इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। लेकिन कंपनी के जो पॉजिटिव पॉइंट है उसकी वजह से एक छोटी इन्वेस्टमेंट अभी हम इस कंपनी में कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी अदर इनकम से मार्च 22 से पहले जो नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही थी वो अदर इनकम से था। लेकिन मार्च 22 में कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट जनरेट किया है वो यहाँ पर ऑपरेटिंग से किया है, और इसी वजह से एक छोटी इन्वेस्टमेंट के बारे में अभी हम सोच सकते हैं। साथ ही में कंपनी बोरेंस कंटिन्यूस कम कर रही है और अपने जो रिजर्व है वो अब कंपनी ने यहाँ पर प्लस में लाए। और उसके साथ ही में कंपनी के जो इन्वेंट्रीज है वो पिछले 4-5 साल से कंटिन्यूस 100 के नीचे देखने को मिले, और साथ ही प्रमोटर की जो हिस्सेदारी वो इस कंपनी में 60% के ऊपर है। तो इन रीज़न की वजह से एटलीस्ट छोटी इन्वेस्टमेंट अभी हम इस कंपनी में कर सकते हैं। लेकिन कंपनी के जब तक परफॉर्मेंस स्टेबल और एक अच्छे नेट प्रॉफिटेबल नहीं होते तब तक हम इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। तो फिलहाल आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।